हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल आपके बच्चों? क्लास 10 का जो फिजिक्स जो पालन चल रहा था, हम लोग उस लेसन में जो परावर्तन से संबंधित जो बातें थी, परावर्तन से संबंधित सारी बातों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि अगर कोई दर्पण है या कोई समतल चिकनी सतह है तो प्रकाश उस पर जा करके टकरा करके मुड़ता था। यानी कि किसी दर्पण से या किसी चिकनी सतह पर प्रकाश के टकरा करके मुड़ने की जो घटना थी उसे ही हम लोग कहते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब की बार टॉपिक अलग है, अपवर्तन है। इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश की जो किरण होगी वो किसी चीज से टकरा के नहीं मुड़ेगी, बल्कि एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाएगी। अगर यानी एक पारदर्शी माध्यम से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ से विचलित होगी। यानी अपने पथ, जो उसका पथ मेन रास्ता होगा, जो पथ होगा उसके चलने का, वो उसे छोड़कर के किसी अन्य रास्ते पर मुड़ जाएगा। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश मिल जाती है तब जाकर के अपवर्तन की घटना घटेगी। अगर किसी माध्यम से वह टकरा के वापस लौट जाए, यानी किसी चिकनी सतह से टकरा के लौट जाए, उस माध्यम के आर पार न जाए, तो ऐसी दशा में वहां परावर्तन होता है। अगर माध्यम यानी एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में गमन कर जाए, उसका पथ विचलित हो जाए, यानी जिस रास्ते से चल रही है उससे वह मुड़ जाए, तो वही परावर्तन है। जैसे दर्पण में हमने जाना कि भाई एक कांच का की प्लेट है, गोली भी हो सकती है या फिर समतल, उसके एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, कलई करना जिससे करते, तो वह प्रकाश जाता था, दर्पण से टकरा के लौट जाता था, मुड़ जाता। लेकिन अब की बार क्या करना है, वो कांच का जो टुकड़ा होगा ना, पीछे पॉलिश नहीं करना है, यानी वो कांच रहेगा, दर्पण ना हो। तो जब प्रकाश उसमें प्रवेश करेगा ना, तो यानी कि हवा एक माध्यम हो गया पारदर्शी और दूसरा कांच पारदर्शी माध्यम, तो वहां पर क्या होगा, वह मुड़ेगी, प्रकाश में क्या करेगी, मुड़ जाएगी। तो इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन यहां करता है। तो बच्चों, सिंपल सी परिभाषा समझ लीजिए कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर एक बात आ रही है, माध्यम। तो माध्यम का यहां पर जो मतलब होता है वह प्रकाशिक माध्यम से मतलब है। यानी कि में कहा जा सकता है कि पारदर्शी माध्यम से मतलब है कि पारदर्शी माध्यम है क्या। पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के मिलेंगे। डेंसिटी के आधार पर प्रकाशिक माध्यम यानी जो पारदर्शी माध्यम तो दो प्रकार के होते हैं, एक सघन और एक विरल। एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम। सघन का मतलब जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा हो, और विरल का मतलब है जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो। तो जिसका जो सघन है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो सघन है, जिसकी डेंसिटी कम हुआ विरल। हवा या निर्वात, इसमें अणुओं की संख्या काफी दूर दूर होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या कि हमारा विरल माध्यम। कांच जो कि एक सॉलिड है, ठोस है, तो क्या होगा, उसके अणु एकदम पास पास होंगे, इसको कहते हैं क्या, सघन माध्यम। पानी, पानी भी हवा के सापेक्ष एक प्रकार का सघन माध्यम होगा, लेकिन पानी लिक्विड है और जो कांच है वह ठोस है, इसका मतलब कांच सघन होगा और पानी उसकी अपेक्षा विरल होगा। यानी जरूरी नहीं है माध्यम की जब हम बात करेंगे ना तो किसी किसी दूसरे माध्यम से उसको हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना कराएंगे। तुलना कराने के बाद से हमें जानेंगे कि सघन एक विरल है। एक लौता माध्यम अगर एक माध्यम है तो हम बता नहीं सकते सघन एक विरल। जैसे कहते हैं एक कांच, तो कांच क्या है, ठोस की विरल, नहीं पता, कंपैरिजन करिए किसी से, हीरा से, तब तो
पता चलेगा कांच तो विरल हो गया और हीरा सघन हो गया। हीरा भी पारदर्शी होता है। केवल कह दिया गया पानी सघन विरल, पानी को नहीं बता सकते। कहा जाएगा पानी, अगर हवा को लेंगे दूसरा माध्यम तो पानी सघन, अगर कांच को ले लिया पानी विरल। इसका मतलब है कि हम किसी माध्यम को सघन विरल तब कहते हैं जब हम किसी दूसरे माध्यम से उसकी तुलना करते हैं। तो अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं भाई एक माध्यम, ये बॉर्डर है, दो माध्यमों का बॉर्डर, ये दो माध्यमों का बॉर्डर हो गया, ये दो माध्यमों का बॉर्डर ध्यान ले रहे हैं, ये दो माध्यम का बॉर्डर। इधर है माध्यम आपका, ये माध्यम हो गया फर्स्ट और इधर हो गया माध्यम आपका सेकेंड। दो माध्यम है और ये जो लाइन खींची गई है वो दो माध्यमों की परिसीमा, दो माध्यम क्या है परिसीमा, माध्यम फर्स्ट ऊपर माध्यम सेकेंड। और हम इस बिंदु पर क्या करते हैं अभिलंब खींचते हैं, ये हो गया हमारा अभिलंब, इसे हम लोग कह दिया अभिलंब, मतलब ये हमने उस पर एक लंबवत रेखा खींच दी है। और ये जो पॉइंट है यानी कि दोनों माध्यमों की जो परिसीमा है और जो अभिलंब जहां पर काटा है इसको हम लोग कहते हैं अपतन। और यही से क्या करेंगे प्रकाश की किरण को क्या कर दिया अपतन, इसे कहते हैं आपतित किरण, ये आपकी प्रकाश की किरण हो गई। अब इसका जो रास्ता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रकाश में सीधी रेखा में गमन, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है प्रकाश का जो पथ है यही है, ये प्रकाश का ओरिजिनल पथ है, ओरिजिनल रास्ता। लेकिन प्रकाश की किरण यहीं पर क्या होती है आगे थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाती है ऐसे। एक तो ये स्थिति हो गई, दूसरी सेम स्थिति यही होगी और एक इधर आपका माध्यम फर्स्ट, इधर माध्यम आपका सेकेंड, ये हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया लंब, ये अभिलंब, अभिलंब। प्रकाश किरण यहीं पर आपको फिर से हुई एकदम उसी प्रकार से, ये हो गया आपतित किरण, ये आपतित किरण। प्रकाश का जो ओरिजिनल रास्ता है यही है, ये प्रकाश का ओरिजिनल रास्ता, मतलब प्रकाश उसी रास्ते से जाएगा। लेकिन देखा गया कि यहां से क्या होता है थोड़ा सा दूर हटते प्रकाश में ऐसे चलेगी, ये आपतित किरण हो गई, इसको हम लोग कहते हैं ना अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये वाली किरण भी अपवर्तित किरण है, ये जो है ना ये वाली भी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। सेम चीजें दोनों फिगर बनाएंगे। यहां पर देखा गया प्रकाश किरण जब आती है तो ये दो माध्यमों की परिसीमा, एक माध्यम फर्स्ट माध्यम सेकंड के जो अभिलंब है ना उसकी तरफ थोड़ा झुकी हुई है, और यहां पर जो आपतित किरण आ रही है फिर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी इस बॉर्डर से क्या वह अपने अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाए। तो दो स्थितियां हैं, एक वह स्थिति है कि जब एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई तो अपने अभिलंब की तरफ झुक गई, और एक दूसरी स्थिति है कि जब प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम पर आपतित हुई या दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपने अभिलंब से दूर हट गई। तो इस आधार पर देखा गया कि भाई दोनों अलग अलग घटनाएं प्रस्तुत हो रही हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो माध्यम हमारा है वो तो दो प्रकार का है, इसका मतलब है यहाँ पर भी स्थिति उसीलिए दो बनी हुई है क्योंकि जब एक माध्यम से प्रकाश में दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, तो उसका विचलन किधर होगा, अभिलंब की तरफ होगा कि अभिलंब से दूर होगा। तो अलग अलग बात हो गई भाई, अभिलंब से दूर हुआ कि अभिलंब की ओर। तो जब अभिलंब की ओर यानी कि जब ये अभिलंब की तरफ यदि झुक रही है इसका मतलब जो सेकेंड वाला माध्यम हमारा क्या है सघन। अगर सघन माध्यम है तो प्रकाश किरण क्या होगा अभिलंब की ओर झुकेगी, और पहला वाला क्या होता है आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका विरल। इसी तरह से अगर आपकी किरण यहां पर आई तो अभिलंब से दूर हटी, तो जो माध्यम फर्स्ट है, जो आपका माध्यम फर्स्ट है
सघन और जो माध्यम है, माध्यम सेकेंड, ये हो जाएगा आपका विरल। तो यहां से बच्चों आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल एक बार फिर से पूरी समराइज में कर दे रहा हूं। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है कि भाई विचलित हो रही है तो अभिलंब की तरफ विचलित होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है? अब इसके बाद से जो प्रकाश की किरण है, यानी कि ये तो हमने जान लिया कि ये इधर झुक इधर जा रही है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का ना दो नियम, टू नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? तो एक बार फिर से फिगर देख लीजिए, इसका फिगर क्या है? ये आपका हो गया माध्यम फर्स्ट और सेकेंड, ये आपका हो गया माध्यम विरल माध्यम विरल, और इधर का माध्यम हमने ले लिया सघन। कुछ भी दिया जा सकता है। जो दो फिगर बने थे इसके पहले, उन दोनों फिगरों में से आपको एक फिगर कोई ले लेना है, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा। ये इसका अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। ये दो माध्यमों की परिसीमा, कोई प्रकाश किरण क्या होगा इस पर आपतित होगी। ये आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये अपने मार्ग से थोड़ा तिरछी होती है, इसको कहा जाता है अपवर्तित। ये अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी। इसके माध्यम में एक कोण भी बनेगा, इसको हम लोग आई से दिखाएंगे, और यहां पर एक कोण रहेगा जैसे आर से। आई क्या है? इसको कहते हैं आपतन कोण। आर क्या है? इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। आई आपतन कोण हो गया और आर अपवर्तन कोण हो गया। यह जो बिंदु है जहां पर प्रकाश किरण आई है, ये वाला, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया, ये यहां। इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यही सब क्या है कि जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं सब इसमें शामिल होने वाला है, इसलिए पूरे फिगर में सारी चीजें इंडिकेट कर दी गई। इधर का माध्यम फर्स्ट जो विरल है, इधर का माध्यम सघन है, इधर का माध्यम क्या है आपका सघन है। ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। सघन और विरल माध्यम की जो परिसीमा है उसके जिस
बिंदु पर प्रकाश किरण आई है उसको आपतन बिंदु कहा गया है, और आपतन बिंदु से हमने क्या किया है, अभिलंब खींचा है, और जो प्रकाश किरण सघन माध्यम में चली गई है उसे हमने कहा अपवर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से दिखाते हैं आपतन। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसने कहा अपवर्तन कोण, यानी स्मॉल r। इतनी बातें वगैरह लिखे क्या है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल। ठीक है, समझ लीजिए क्या नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण और क्या चीज, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। तीसरी बात क्या है, तथा, ये जो किरण इधर जा रही है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते। ये देखिए पहला नियम है ये कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने परावर्तन का नियम भी पढ़ा है। परावर्तन के नियम भी लगभग यही सेम नियम है, बस यही पर अपवर्तित किरण की जगह पर परावर्तित किरण बताया। तो आपतित किरण, ठीक है, देखिए आपतित किरण यहां तक आई, और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है और जो अपवर्तित किरण है, तीनों क्या है, एक ही तल। ये हमारा पहला नियम। इसके बाद से जो दूसरा नियम है, नियम नंबर जो 2 है आपका, वो इन कोणों को ले जाए। परावर्तन में हमने नियम पढ़ा कि जो परावर्तन कोण होता है वह अपवर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है कि अगर कोई विशेष रंग की प्रकाश की किरण, किसी विशेष रंग के प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब समझते हैं हिंदी में, देखिए ज्या का क्या मतलब है, ज्या इसका मतलब होता है साइन। मैथ में जो साइन कॉस थीटा पढ़ते हैं, साइन कॉस थीटा, ये इसी साइन की हिंदी है ज्या। तो नियम क्या है, किसी विशेष रंग की प्रकाश की किरण के लिए, या किसी एक रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या को साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियत। ये दूसरा है। तो हम इसे कह सकते हैं सीधे सीधे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई दो माध्यम ले सकते हैं, एक विरल और एक सघन। अब विरल और सघन में कोई भी विरल होगा और कोई भी सघन होगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि यहाँ पर हवा ही लिया जाएगा, पानी या कांच दिया जा सकता है, निर्वात, कुछ भी दो माध्यम होने चाहिए। तथा एक ही रंग के प्रकाश, एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए, एक ही रंग के प्रकाश की किरण के लिए। अब क्या, अब यही से शुरू होता है कि आपतन कोण की ज्या के लिए
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या हो गया, इसका मतलब इसे कर सकते हैं कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है आपका? अपवर्तन कोण है आर की ज्या। तो अपवर्तन कोण आर की ज्या, इसका मतलब हो गया आपका हो गया साइन क्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। नियत होता, हम कह सकते हैं नियतांक होता। अर्थात ये मिल गया आपको साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, और यही क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम। और ये जो नियतांक होता है ना, इसको कहा जाता है 1n2। 1n2 नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से लीजिए, यानी कि यहां लिखा हुआ है, इसके एक साइड 1 लिखा है, इसकी दूसरी साइड 2 लिखा है। 1 का मतलब हो गया आपका माध्यम फर्स्ट, 1 का मतलब माध्यम फर्स्ट, और 2 का मतलब हो गया माध्यम सेकेंड। पहला माध्यम और दूसरा। ये जो यन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यन को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यन जो अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और 1n2 का मतलब हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 यानी कि माध्यम फर्स्ट है, और 2 का मतलब माध्यम सेकेंड है, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं 1n2। 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अभी अपवर्तनांक के बारे में हम लोग भी जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, लेकिन उसके पहले जाने इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। ये क्या है? स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम, ये जो साइन है बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक है 1n2, ये क्या है? स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए स्नेल का नियम बताइए, आप नियम नंबर 2, जो नियम नंबर 2 दिख रहा है ना, यही स्नेल का नियम होता है। ये क्या है आपका? स्नेल का नियम। नियम नंबर 2, अपवर्तनांक के नियम नंबर 2 को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यदि अलग से पूछा जाए स्नेल का नियम बताइए, तो आप बता दें कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियत होता है, एक नियतांक होता है। अब ये जो नियतांक होता है ना, ये जो नियतांक, उसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम लोग यन से दिखाते हैं, स्मॉल यन से। और अपवर्तनांक हमेशा दो माध्यमों के बीच का होता है, जिससे हम लोग 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं। तो बच्चों, इतना आप अच्छी तरह से आप वीडियो को देख करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और PDF सेंड कीजिए, उससे आप नोट्स तैयार कीजिए।